आप मैकेनिक इंजीनियर हैं? जी सर। 2013 की आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, जी। जब जॉब भी किया है, फिर आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? सर मेरा इस फील्ड में रुझान हुआ है एवं साथ ही साथ मैंने जो अपने जॉब के टाइम पे सीखा हुआ है काम, तो उसको मैं यहाँ प्रशासन में ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर सकता हूँ सर। एवं साथ ही साथ यहाँ पर सर सोशल रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा है, तो इसके लिए मेरा आकर्षण इस क्षेत्र में हुआ है। नहीं तो वो तो आप इसमें मैकेनिक इंजीनियर में कहते जी। तो वो सोशल रिकग्निशन मिल जाता आपको, अच्छा नहीं वहाँ कुछ कहते तो। सर वहाँ पर भी मुझे मिला है जॉब के टाइम पर, लेकिन यहाँ पर प्रशासन में और ज़्यादा रिकॉग्निशन है। साथ ही साथ मेरी जो डाइवर्स फील्ड है यहाँ पे प्रशासन में, तो मैं अपनी क्षमताओं का और बेहतर उपयोग कर सकूँगा। ठीक है। ई व्हीकल को लेकर गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही, बैठ में बहुत जोर है जी। है ना? तो भारत में स्कोप है बिहार फिलहाल, कुछ ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट कुछ कदम बताइए। सर अभी भारत में ई व्हीकल का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी बजट में भी सरकार ने इसके लिए प्रावधान किए हैं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा बैटरी ई चार्जिंग स्टेशंस को लेके बैटरी स्वैपिंग नीति इसके लिए लाई गई है। साथ ही साथ प्राइवेट फर्म्स के तहत सर बैटरी का जो एक टेक्नोलॉजी है उसका भी डेवलपमेंट का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोडियम बैटरी का एक जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उस पर प्रयास हो रहे हैं कि कितना ज़्यादा हम अपनी बैटरी की क्षमता बढ़ा सकते हैं। ई व्हीकल से क्या क्या मतलब फायदे हो सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या फायदे होंगे इससे? सर पहला प्रदूषण इससे नियंत्रित होगा, दूसरा हमारी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग होगा, तीसरा जो हमारा वायु गुणवत्ता है वो सुधरेगी, चौथा जो हमारे पैसेंजर हैं या वाहन मालिक हैं उनको कम खर्च पड़ेगा, एवं इसके साथ ही साथ सर हमारा जो ध्वनि नियंत्रण है एक वो है, तो उस पर भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा ये। लिथियम आयन बैटरी सुनते हैं हम लोग बार जी। बार, क्या है ये? सर यह लिथियम और आयन पे बेस्ड होती है, जिसके अंतर्गत जो बैटरी की क्षमता है वो कम रहती है। अभी वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी ही काफ़ी प्रचलित है। अपने नाम राशि पे कुछ है पुराना जिस पे आप गर्व कर सकते हैं ऋषभ नाम पर? जी सर। बताइए। सर जैन धर्म से संबंधित भगवान ऋषभ देव जी, जिन्हें बड़े बाबा या आदिनाथ भगवान कहते हैं। आदिनाथ मतलब फर्स्ट तीर्थंकर? जी सर। हाँ जी, फर्स्ट तीर्थंकर हैं। जी सर। इनका चिन्ह क्या माना जाता है? सर वृषभ बैल। अच्छा, जी। बड़े बाबा बोला आपने तो, जी। क्योंकि आप दमोह के रहने वाले हैं। जी सर। अभी कुंडलपुर में कुछ आयोजित हो रहा है क्या? जी सर। क्या आयोजित हो रहा है? सर अभी बड़े बाबा जी जो ऋषभ देव जी भगवान है उनका पंच कल्याणक महोत्सव अभी कार्यक्रम जारी है, जो छोटे बाबा श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। चल रहा है अभी? जी सर। चलो इस पर और भी बात करेंगे, ठीक है ना? आप दमोह से हैं और उसमें भी आप हटा तहसील से हैं। हाँ जी सर। हटा के पास साकोर है। जी। क्या है साकोर में? सर साकोर का पुरापाषाण कालीन महत्व है यहाँ पर। ऐतिहासिक युग का भी है क्या? हाँ जी सर। हाँ चलो बताइए, पूरा ही सर बताइए। जी सर, यहाँ पे पुरापाषाण कालीन भी औजार प्राप्त हुए थे। साथ ही साथ गुप्तकालीन लगभग 24 स्वर्ण मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। 24 स्वर्ण मुद्राएं किन किन की हैं? 3 शासक हैं गुप्तकालीन। सॉरी सर, ये मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, 3 शासकों की है। जी सर। उनकी संख्या भी अलग है कि 9 है कि 6 है, इस तरह से। सर मैं इस बारे में जरूर पढ़ लूँगा सर। अच्छा, नहीं मैं दमोह से नहीं हूँ, मुझे मालूम है। सॉरी सर। कोई बात नहीं पर हटा सही है ना, चूंकि। हाँ जी सर। तो हटा तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जी सर। है ना? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। पर आपको याद है, ये अच्छा है। थैंक यू। सिंगोरगढ़ भी वही है? हाँ जी सर, दमोह जिले में ही आता है सिंगौरगढ़ सर। संग्रामपुर? जी, सिंग्रामपुर ही उसका दूसरा नाम है। सिंगौरगढ़ का? जी सर। किसने बसाया? सर यह कलचुरी कालीन महल है जो कलचुरी के राजाओं ने स्थापित किया था, जिसे बाद में गोंडवाना शासकों ने इस पे विजय प्राप्त की थी। गौड़ शासकों ने? गौड़ शासकों ने, ठीक है। और रानी दुर्गावती जी ने इस पे शासन किया है सर। दुर्गावती गौंड राजकुमारी थी? सर चंदेल राजकुमारी थी। गौंड में ब्याही गई? जी, गौड़ में ब्याही गई। तो अनुलोम हुआ कि प्रतिलोम विवाह हुआ? सर अनुलोम विवाह था, दोनों ही क्षत्रिय थे सर। अच्छा, गौंड भी क्षत्रिय ही माने गए थे? जी सर। तो इनका वंश कहाँ से शुरू हो रहा है? सर चंदेल कालीन यदि बात करें तो चंदेल कालीन हटा देते हैं हम, तो राजगौंड शासकों के बारे में, गड़ा मंडला वाले, गढ़ कटंगा वाले, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। सॉरी सर, अभी मुझे जानकारी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं।
ठीक है। आपने विंड वर्ल्ड लिमिटेड में सर्विस की जी सर। 14 से लेके 18 तक, 4 साल रहे आप। जी सर। ये कैसी कंपनी क्या करती है, इसके प्रोडक्ट क्या हैं? सर यह 95 में इसकी स्थापना की गई थी, जो मुख्यतः पवन चक्कियाँ जो हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस का काम करती है सर। तीनों काम करती है? जी सर। मतलब मैन्युफैक्चर करेगी, इंस्टॉलेशन करेगी एंड आफ्टर दैट मेंटेनेंस भी भी करेगी सर जी। तो फिर तो आपको बड़ा व्यापक अनुभव होगा। हाँ जी सर, मैं प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट में था, जिसके अंतर्गत जो विंड मिल्स हैं उनका इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम किया जाता था। ठीक है। मैं किसी एक जिले के गांव का रहने वाला बंदा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ साहब हमारे यहाँ पवन चक्की लगवा दो जी। क्या देखेंगे आप वहाँ पे? सर सबसे मेरे पहले गांव में आप क्या क्या देखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट? आप बोल देंगे आपका गांव ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा कुछ पूछेंगे क्या? जी बिल्कुल मैं बताइए, सर क्या पूछूंगा। करेंगे? सर इसके लिए सबसे पहले मैं पूछूंगा कि वहाँ पर वार्षिक औसत गति कितनी है हवा की? यह कितनी रहती है? सर मिनिमम 8 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और इसके अतिरिक्त सर मैं अगर वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ तो पहले मैं वहाँ विंड मास्ट एक इंस्टॉलेशन करूँगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न ऊंचाइयों पर एनेमोमीटर इंस्टॉल किए जाते हैं कि मैं एक पिछले 5 साल का डेटा एनालिसिस करूँगा कि यहाँ पर विंड स्पीड कितनी है, इसका डायरेक्शन क्या है, विंड में पोटेंशियल है कि नहीं है, यहाँ पर लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता प्रोजेक्ट, वो पूरा मैं 5 साल का एनालिसिस करूँगा। और अगर ये सब पैरामीटर पर सर खरा उतरता है तो उसके बाद फर्दर एक प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी एक प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके अंतर्गत पहले एक पूरा ज़मीन जो लीज होगी, पूरा वो डिजाइन होगा, ज़मीन लीज पे ली जाएगी, सिविल वर्क होगा, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होगा वहाँ पर सिविल के द्वारा। इसके बाद हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है विंड मिल्स का, वो पूरा मटेरियल आएगा ऑन साइट मशीनरी के साथ। अच्छा जी सर। इंस्टॉलेशन के दौरान ही बहुत कुछ मतलब जो है बनाने की प्रक्रिया भी रहेगी? सर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वो पैरेलली ही होता है। अच्छा अच्छा। जी सर, साइट पे ऑन साइट कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है। हाँ। सब कुछ प्री मैन्युफैक्चरिंग होके आता है प्लांट से। अच्छा। सिर्फ हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं सर। अच्छा, आपने किए? जी सर। कितने किए? सर मैंने लगभग 102 मशीन इंस्टॉलेशन किया है। तो ये तीनों जो आपने इसकी प्रकृति बताई, आपका ये जो कंपनी का वर्क का नेचर है, तो ये तीनों तरह के काम आपने किए हैं क्या? मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी किया आपने, इंस्टॉलेशन भी किया आपने, मेंटेनेंस भी किया, कि किसी एक ब्रांच में थे आप? सर मैं मुख्यतः इंस्टॉलेशन में ही था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है सभी डिपार्टमेंट में। तो अच्छा। जी सर। तो ये तो भविष्य का मतलब एक तरह से ईंधन माना जाता है, और विंड पावर तो बढ़ता ही चला जाएगा और इसकी तो ज़रूरत भी है। और इंडिया में तो हवा ठीक ठाक चलती है शायद? हाँ जी सर। पूरे इंडिया में ही चलती है? सर पूरे इंडिया में तो नहीं, जो हमारा ज़्यादातर हिस्से में चलती है। जो पश्चिमी सर हवा चलती है, लेकिन जो एक विंड एनर्जी के लिए पोटेंशियल की जरूरत होती है, वो मुख्यतः हमारा जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, कोस्टल एरिया, वो ज्यादा अनुकूल है सर इसके लिए। तो इस सर ने जैसे पूछा अभी आपसे कि आप तो प्रशासन में आना चाहते हैं, तो इसमें ऐसा क्या आपको मिल जाएगा जो इधर नहीं था? दोनों के नेचर में आप वो वर्क के नेचर में अंतर, वर्क कल्चर और वर्क नेचर में अंतर बता सकते हैं क्या? एक प्राइवेट कारपोरेशन में काम करना और सरकार में काम करना। जी सर। सर पहला तो ये कि मैं यहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। दूसरा, मेरे पास कुछ अथॉरिटी होंगी कि मैं एक डिसीजन ले पाऊँगा। तीसरा कि सर यहाँ पे विस्तृत क्षेत्र होगा, जैसे अभी मैं सिर्फ एक पवन ऊर्जा पे ही काम कर रहा हूँ एक डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर मैं और विस्तृत तरीके से काम कर पाऊँगा कि भविष्य की जो संभावना है उन पे मैं काम कर पाऊँगा। साथ ही साथ और भी इसके जो बृहद विकल्प हैं सर, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, हमारा बायोमास हुआ, अभी बायो सीएनजी का चल रहा है सर। ठीक है, मैं बस एक अब आपसे बात करना चाहता हूँ। पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है बाबा के दरबार में, बड़े बाबा के दरबार में, है ना, दमोह में। यहाँ अगर आप यहाँ के एसडीएम हैं, आपके उपखंड में पड़ता है मान लो ये कुंडलपुर, तो आप भीड़ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सर सबसे पहले सामान्यतः मान लो कि वहाँ 1 लाख लोग आते हैं हर आयोजन में, पर इस बार कुछ विशेष तिथियां पड़ गई, या जो है संत विद्यासागर जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि इस बार इसका ये महत्व है, तो भीड़ उससे 10 गुना बढ़ रही है। क्या करेंगे आप? क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी तो वही आपने डेवलप की है, 2-4 दिनों में डेवलप नहीं होगी। कैसे मैनेज करेंगे बताइए? सर सबसे पहले मैं इसकी टाइमिंग अलग अलग करूँगा कि भीड़ एक ही समय पे इकट्ठी ना हो। भीड़ को टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग किया जा सके कि कुछ सुबह आए, दोपहर में आए, शाम को आए। दूसरा, इसमें सर ये करूँगा कि जो इसका स्पेस है बृहद करूँगा कि सीमित स्पेस में ही भीड़ इकट्ठी ना हो।
तीसरा सर इसके लिए मैं सुरक्षा के इंतजाम करूंगा पूरे, कि कहीं हम्म। जैसे भगदड़ की स्थिति होती है तो वो ना हो, अप्रिय स्थिति टाली जा सके। कहाँ हो सकती भगदड़ की स्थिति, कहाँ बनती है? सर जैसे अभी कुंडलपुर की ही यदि बात करते हैं हाँ, तो वह कुंडलपुर को आप दिमाग में, आप गए हैं उस आयोजन में जी कभी? सर। हाँ, तो फिर आप बताइए। सर जैसे कुंडलपुर की बात करते हैं तो पहाड़ी पे स्थित है, हम्म, तो नीचे से हमको ऊपर जाना पड़ता है पहाड़ी से चढ़ के। ठीक है। तो यदि भीड़ इकट्ठी चढ़ के जा रही है और ऊपर से यदि कोई अप्रिय स्थिति हुई हम्म, और भगदड़ मचती है तो सर उसमें दुर्घटना की संभावना तो ज्यादा उस है। रास्ते पे आप बैरिकेडिंग कैसे करेंगे, ये बताइए। आप ऊपर चढ़ रहे हैं, जी बैरिकेडिंग का एक तरीका होता है। अगर वो मान लो पहाड़ी पर मंदिर है या कोई धर्म स्थल है, तो कैसे करेंगे, सर मैं वहाँ इससे कैसे होगा? जी सर मैं इसमें रस्सी के माध्यम से बैरिकेडिंग करूंगा, हम्म, और साथ ही मैं हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे वॉलेंटियर को खड़ा करूंगा कि वो भीड़ को नियंत्रित करते रहें। अभी भी जैसे कुंडलपुर में जो सर आयोजन हो रहा है तो लगभग सर एग्जैक्ट संख्या तो याद नहीं है मुझे, हाँ, लेकिन approximately। वॉलेंटियर उसमें तैनात किए गए हैं कि जो हाँ। भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। हम्म। साथ ही साथ एज अ प्रशासनिक अधिकारी मैं वहाँ पर एसडीआरएफ जाने का आने का रास्ता एक ही रहेगा, सर अलग अलग रखूंगा सर मैं। तो ये जरूरी हो गया, बहुत है ना? जरूरी है सर। बैरिकेडिंग का आपने बोला केवल रस्सी, इसके अलावा कुछ और? मान लो पहाड़ी पे ऊपर से लोग गिरना चालू हुए, जी भगदड़ सी होती है पहाड़ी से, अगर नीचे कोई लोग गिर रहे हैं तो फिर कैसे क्या होगा, कैसे संभलेगा? बैरिकेडिंग का कोई तरीका बताइए। सर पहाड़ी पे हार्ड परमानेंट बैरिकेडिंग तो नहीं कर सकते हैं हाँ सर, हाँ, वो तो अस्थायी वो तो होता है। नहीं किया जा सकता है सर। हाँ। और रस्सी का ही विकल्प सर उसमें सबसे अच्छा अभी भी प्रशासन ने वही विकल्प किया है, क्योंकि यदि एकदम से भीड़ बढ़ती है या कुछ भीड़ बढ़ गई, मतलब ये मान के चलें कि सुबह 11 बज रहे हैं लेकिन 3 बजे तक भीड़ बढ़ेगी, इस बात का पता आप कैसे करेंगे? आपके पास हाईवे हैं 3-4 अलग अलग शहरों से, जी। और वो तो वैसे भी सीमावर्ती जिला है, तो बाहर के भी आएंगे, अदर स्टेट्स के भी आएंगे, कैसे आप पता कर लेंगे अपने एसडीएम के कार्यालय में बैठ करके कि भीड़ अब बढ़ने वाली है? सर मैं इसके लिए चेक पॉइंट भी बनाऊंगा, विभिन्न 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 स्थानों पर चेक पॉइंट बनाऊंगा सर। अभी जैसे वर्तमान में जो प्रशासन ने कुंडलपुर के पहले पटेरा पड़ता है तो वहाँ पे एक चेक पॉइंट बनाया है। दूसरा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वहाँ पर? जी सर सीसीटीवी। गाड़ियों की आवाजाही देख रहे हैं क्या टोल टैक्स पर? सर गाड़ियों की आवाजाही पूर्णतः गाड़ियों के नंबर प्रतिबंधित देख है। रहे हैं कि बाहर से कितनी आ रही है? मतलब अब दमोह की नहीं है गाड़ियां, दमोह के नंबर कम लग रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं, ये देखेंगे क्या? सर गाड़ियों की नंबर प्लेट का तो मुझे नहीं पता वो देख रहे हैं कि नहीं। टोल टैक्स पर नहीं, आप क्या करेंगे मैं पूछ रहा हूँ, टोल टैक्स पे ये सब चीजें आप पता तो कर सकते हैं कि हाँ यूपी से आ रही, गुजरात से भी आ रही है साहब, महाराष्ट्र से भी आ रही है या झारखंड से आ रही है, तो सर उसको भी पता किया जा सकता है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं मैं अपना प्रोजेक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ, आप ऐसा कुछ करेंगे क्या? सर बिल्कुल सर मैं करूँगा सर ऐसा। ठीक ये आपने कहा कि ये 5 साल का डेटा आप एनालिसिस करेंगे, जी क्या कैसे एनालिसिस करेंगे, कौन से टूल्स होंगे एनालिसिस? सर इसमें जो विंड मार्च होता है तो उसमें विभिन्न ऊंचाइयों पे एन्यूमोमीटर इंस्टॉल किया जाता है। दूसरा वहाँ पे सर टेम्परेचर का किया जाता है, टेम्परेचर सेंसर लगे 5 होते साल हैं। का डेटा तो टाइम सीरीज हो गया। जी हाँ, अब उसका क्या करेंगे? सर उसमें मैं ये देखूंगा कि किस सीजन में कितनी विंड स्पीड ज़्यादा है और किस डायरेक्शन, एनालिसिस का। सीजनल एनालिसिस में उसका करूंगा। दूसरा सर इसमें रहता है कि जो विंड डायरेक्शन है वो फ्रिक्वेंटली चेंज तो नहीं हो रहा है। तीसरा सर मैं ये देख एवरेज निकालेंगे आप, ऐसे ऐसे बताइए जी सर। क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे। जी हाँ वो सर बताओ। उसमें जो विंड स्पीड है वो मैं देखूंगा कि मिनिमम 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा आनी ही चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे। मिनिमम आनी ही चाहिए सर। हाँ। मैक्सिमम में सर ये है कि हम हाँ। मैक्सिमम का एनालिसिस नहीं करते हैं उसमें, हाँ। मिनिमम का करते हैं, क्योंकि जो हमारे टरबाइन है वो इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि यदि विंड स्पीड मैक्सिमम चली जाती है या तूफान है। ये बताइए एवरेज क्या है? एवरेज बताइए सर एवरेज क्या होता है? सर एवरेज जो विभिन्न संख्याएं होती हैं तो उनका एक औसत अनुमान होता है कि जिसके अपर लिमिट या लोअर लिमिट के अंतर्गत ही सारी संख्याएं डेविएट होती हैं सर। डेविएशन, एवरेज की क्वालिटी क्या है? अगर एवरेज की क्वालिटी चेक करनी हो कैसे चेक करेंगे? सॉरी सर मुझे डेविएशन ही उसकी क्वालिटी है। जी सर। है? अच्छा ठीक है। ये आप मैकेनिकल इंजीनियर, ऐसा हम देखते हैं कि गाड़ियों के टायर फट गए जी लेकिन हवाई जहाज तो इतनी स्पीड से आता है, ठीक है, 200-250 किलोमीटर की स्पीड से लैंड होता है, उसके टायर कभी नहीं फटते, बहुत कम फटते हैं। तो क्या अंतर होता है, उसको कैसे बनाते हैं? अलग बनते हैं उसके टायर कार के टायर से? सॉरी सर इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी। नाइट्रोजन गैस भराती है क्या उसमें? सॉरी सर। अच्छा ठीक है।
ये हम सुनते हैं कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जी इंडिया में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसकी सफलता चाइना से कम है। उसकी कोई 2 वजह पता है आपको? सर, पहला टेक्नोलॉजी एक वजह हो सकती है कि भारत में उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्टेशन का, वो एक वजह हो सकती है सर। तो ये तो किसी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज पे 2 बातें लागू हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आप ये बताइए महंगाई, हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई, बहुत हाहाकार मचता है, तो ये महंगाई से क्या नुकसान होता है? कोई 3 बताइए। सर, महंगाई से पहला नुकसान कि आम आदमी की जेब पे सर फ़र्क पड़ता है। दूसरा कि यदि महंगाई बढ़ती है तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है या आयातित बिल है, वो उस पे भार बढ़ जाता है। तीसरा सर ये होता है कि जो बैंकों का धन है, बैंकों के पास निवेश आना चाहिए या बचत आनी चाहिए, वो कम हो जाती है सर। तो बचत पे क्या फर्क पड़ता है महंगाई का? आपके पास 5 लाख रुपए की बचत है, जी। बैंक में आपने रखी, महंगाई का क्या असर पड़ेगा उसमें? सर, अगर महंगाई होगी तो बैंक उसका जो रिज़र्व है, वो ब्याज दर है, वो उसको बढ़ा देती है सर, महंगाई के टाइम पे, ताकि आपकी जो सेविंग्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? सर वो बढ़ जाएगी सर सेविंग्स की वैल्यू। महंगाई से सेविंग्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि सर बैंक ब्याज रेट यदि बढ़ाता है महंगाई के टाइम पे, ताकि जनता के पास जो अतिरिक्त पैसा है वो बैंकों तक आ सके। नहीं, मैं तो आपके पैसों की बात कर रहा हूँ। ब्याज को अलग हटाते हैं। हाँ, आप अपने आपके 5 लाख रुपए सपोज कीजिए बैंक में रखे, महंगाई बढ़ गई, अब उनकी वैल्यू क्या होगी? उनकी वैल्यू सर कम ही हो जाएगी सर। ठीक है।